हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक ऐसा सीरीज जिसमें हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन के काम करने के तरीके, उनके बेसिक इंडिकेशन और उनके कॉन्स्टेंट के बारे में। लेकिन आज मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि कोई मेडिसिन मैंने रखा नहीं है, तो आखिर मैं रिव्यू या इसके बारे में बात कैसे करूंगा। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक तो आपका ये लंबाई वाला बलून है, दूसरा इन्फ्लेटर है जिसमें हम बलून में हवा डालने का काम करते हैं। तो आखिर ये क्या है और ये कैसे काम करेगा, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको हल्का डेमो करता हूं, वीडियो के लास्ट में भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे अभी आप मेरे हाथ में बलून देख रहे हो ना, ये फुला हुआ है, पूरी तरह से इन्फ्लेट कंडीशन में है। थोड़ा सा इसको मुझे रिलीज करने दीजिए। अब उनके हर एक पॉइंट को जरा बारीकी से देखिएगा। अभी जब मैंने पूरी हवा निकाल दी है तो इस बलून का डायमीटर यानी कि गोलाई कितनी है वो आप देखिए, कितना छोटा सा है। इसमें कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि ये बहुत कम जगह घेर रहा है। लेकिन जरा अब इस पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे मैं इसमें हवा भरते जा रहा हूं, इसके साइज में किस तरह का इनलार्जमेंट नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें मैं हवा भर रहा हूं, ये जो बलून है वो एक्सपांड हो रहा है और अपनी पूरी कैपेसिटी इन्फ्लेट हो रहा है। ये बलून क्या दिखा रहा है कि इस पे अगर हमने हवा रखी तो ये पूरी तरह से डायलेट होकर के साइज में वृद्धि कर रहा है और काफी सारी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये आपके नेजल डिकंजेस्शन के प्रिंसिपल को समझाने में काम करेगा, जो कि बस थोड़ी देर में वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन अब अगर आप यहां पे देखो कि ये पूरी जगह घेरा हुआ है, इसकी गोलाई बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे ही मैं नेजल डिकंजेस्टेंट को यूज करता हूं, जो कि इसके से अंदर से जो हवा है उसको निकाल करके आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगी, तो आप जरा देखते रहिएगा कि कैसे इसकी हवा धीरे धीरे रिलीज होती जा रही है और कैसे ये अपना जो जगह है वापस से छोड़ता जा रहा है और फाइनली ये अनऑक्यूपाइड कंडीशन में आ गया। तो आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। चलिए चलते हैं हमारे मेडिसिन रिव्यू के मेन पार्ट पे, जहां पे हम आपको ड्रग के बारे में बात करेंगे। फिर से वापस इसी डेमोस्ट्रेशन पे एक्सप्लेन करने के लिए आऊंगा। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। बच्चों के लिए है, इसका मतलब है कि इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कॉन्स्टेंट ही बिल्कुल अलग हो जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होता है। कॉन्स्टेंट तो सेम रहेंगे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी। हाँ, उनके कंसंट्रेशन जरूर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है और वो काम कैसे करते हैं। मेरे हाथ में एक सिरप है जिसका जो नाम है वह है टोरेक्स जूनियर। ये एक कफ रिलीवर है, यानी कि कफ से राहत देने का काम करता है, खास करके ड्राई कफ के केस में। तो आखिर ये टोरेक्स जूनियर है, इसे बनाने वाली कंपनी है कौन? टॉर्क। और इसके ऊपर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं? इसमें मेनली 3 एक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं। पहला आपका डेक्स्ट्रोमेथाफ्रेन हाइड्रोब्रोमाइड, दूसरा है क्लोरफेनाइरामीन, तीसरा है आपका फेनाइल एफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड। इनके कंसंट्रेशन के बारे में अगर आप बात करें, इनकी मात्रा के बारे में बात करें, तो देखिए यहां पे कितना कंसंट्रेशन है इसका। ईच 5 ml कंटेंट, प्रति 5 ml के पीछे आपको क्या मिलेगा। मैं हर बार कहता हूं कि प्रति 5 ml के पीछे कहने का मतलब 5 ml इसका डोज नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप 5 ml निकालते हो तो 5 ml के रिस्पेक्ट में इतना कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर ड्रग का मिलेगा। अगर आप उसका आधा करते हो तो कंसंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, इसका अगर आप डबल करते हो तो कंसंट्रेशन भी डबल हो जाएगा। तो ये रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। पहला जो कॉन्स्टेंट है आपका डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन हाइड्रोब्रोमाइड, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका कंसंट्रेशन है 10 mg। दूसरा कंसंट्रेशन है आपका क्लोरफेनाइरामीन मेलिएट, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही यह है आपका 2 मिलीग्राम। उसके बाद तीसरा जो कॉन्स्टेंट है आपका फेनाइल एफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के पूरी तरह से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है और इसका जो कंसंट्रेशन है वह 5 mg। बाकी इसमें एक्सिपिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट के रूप में रखे गए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक कफ रिलीवर है, यानी कि कफ से राहत देने का काम करता है। तो आखिर ये काम कैसे करेगा, और हमेशा की तरह हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जड़ से पकड़ना है, सुपरफिशियली फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये कफ क्या है। कफ 2 तरह के होते हैं। अगर आप उनके सीवियरिटी के बारे में बात करो तो एक्यूट कफ और क्रोनिक कफ। उनके नेचर के हिसाब से अगर आप बात करो तो ड्राई कफ होता है और एक वेट कफ होता है। और कॉजेज ऑफ कफ के बारे में बात करें तो वो कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एलर्जिक कफ, सीजनल कफ या स्मोकर्स कफ। जो कि हम बात कर रहे हैं बच्चों के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे तीसरा वाला पैरामीटर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। यहां पे काम आएगा 2, या तो एक्यूट या तो क्रोनिक, या तो दूसरा पैरामीटर कि वो ड्राई कफ है या वेट कफ है। हम थोड़ी देर के लिए एक्यूट और क्रोनिक को थोड़ा साइड में रखते हैं, दूसरे फैक्टर को पकड़ते हैं कि ड्राई कफ है या वेट कफ है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एज इट्स नेम
इंडिकेट, इसका नाम ही खुद आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ड्राई कफ कह रहा है कि भैया मैं ड्राई हूं, मेरे पास कोई फेलगम वेलगम नहीं है, मेरे पास कोई बलगम नहीं है निकालने के लिए। जबकि वेट कफ कह रहा है कि मैं गीला हूं, और गीला कब होगा? जब बलगम निकल के आएगा, जब फेलगम बाहर निकल करके आएगा, तब वो गीला कफ होगा। ये यूज होता है बेसिकली ड्राई कफ के लिए, यानी कि बस ऐसा ही हो लेकिन कुछ प्रोडक्टिव कफ बाहर ना निकले, उस केस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन जाते जाते सुन लो कि अगर आपको ये पता नहीं है तो बता दूं कि कफ जो है एक अच्छा फिनोमिना है। कफ अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है ऐसे स्टिमुली के रेस्पेक्ट में जो कि आपकी बॉडी का पार्ट है नहीं, लेकिन बॉडी के अंदर जाना चाहता है, उसको भगाने के लिए कफ किया जाता है। उसका पैथोफिजियोलॉजी भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और प्रोसेस देखोगे तो कैसा होता है। सबसे पहले हम एयर को इनहेल करते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, फिर फोर्स के साथ उसको एक्सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने की कोशिश कर रहा होगा, जैसे डस्ट वगैरह, तो उसको बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। कोई टस्क वगैरह इरिटेटिव सब्सटेंस यहाँ पे होगा इस वाले पार्ट पे, तो उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक ठीक है जब तक आप वो परेशान न करे, जब तक बियरेबल कंडीशन में है तब तक तो ओके। बट बार बार लगातार इतना परेशान करे कि आपको या बच्चे के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो बच्चे को परेशान करे, तब तो उसका मैनेज किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज आप ये ड्रग रिव्यू का देख रहे हो। चलिए बात करते हैं एक एक करके उनके अगले प्रोग्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो जब कभी भी कोई भी एलर्जन जिससे हमको एलर्जी हो सकती है, जो धूल के कण हो सकते हैं, पराग के कण हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर खुशबूदार सब्सटेंस हो सकते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती या कोई भी हो सकता है, क्योंकि एलर्जन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं। कोई खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं, पनीर हो सकता है, अखरोट हो सकता है, जिससे एलर्जी है उसके लिए वो एलर्जन का काम करेगा। तो जब ये एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में एक सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल। ये मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं या एलर्जिक मीडिएटर भी कह सकते हो। तो जब ये एलर्जन आते हैं, उसके आने से ये मास्ट सेल कुछ इस तरीके से खुल जाता है, और मास्ट सेल जैसे ही खुलेगा उसके अंदर से हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन के रिलीज होने से आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो आपके रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाता है। ये हो गई एलर्जी की बेसिक फिजियोलॉजी, या आप बोल सकते हो पैथोफिजियोलॉजी। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपका, वो है आपका बंद नाक। कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया था ना। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था आपका क्लोरफेनारामीन। क्लोरफेनारामीन यही एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल है, और जो आपको मैंने डेक्स्ट्रोमेथोफेन बताया है वो एंटीटेसिव का एग्जाम्पल है। एंटीटेसिव यानी कि एक ऐसे ड्रग जो ड्राई कफ इस तरह के जो टस्क है इसको रिलीव करने का काम करता है। तो टस्क क्यों होता है वो भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि आपके थ्रोट पे कोई इरिटेटिव सब्सटेंस आ रहा होगा, तो इरिटेटिव सब्सटेंस का मैसेज आपके ब्रेन पे पहुंच रहा होगा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज इरिटेटिंग मी, जो कुछ मुझे परेशान कर रहा है। ये मैसेज पहुंच गया आपके ब्रेन तक। तो आपका ब्रेन क्या कहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करो, मैं इसके कफ करके बाहर निकालता हूं। तो फिर आपका ब्रेन वापस से एक रिप्लाई मैसेज भेजता है आपके उस मसल्स को जो कि कफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि कॉन्स्ट्रक्ट इलाज करो, कफ करो, प्रेशर के साथ हवा बाहर ब्लो करो और सब्सटेंस को बाहर निकालो। ये आपके ब्रेन का सिस्टम होता है जिसे हम कफ सेंटर बोलते हैं, उससे मैसेज आता है। तो इस तरह से आपको टस्क होता है। जो आपका हाइड्रोब्रोमाइड है, जो पहला ड्रग हमारा है डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड है, ये यही क्या करता है, ये ब्रेन से आने वाले मैसेज को ब्लॉक करता है, जो कि अल्टीमेटली कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हो और आपको उससे राहत मिलती है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वो है क्लोरफेनारामीन के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड यही एक ऐसा चीज है जिसको समझाने के लिए मैंने शुरू में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ये एक नेजल डिकंजेस्शन का एग्जांपल है। तो आखिर नेजल डिकंजेस्शन क्या होता है? नेजल डिकंजेस्शन को समझने से पहले आपको नेजल कंजेशन को समझना पड़ेगा। नेजल कंजेशन यानी कि नाक का चोक हो जाना, नाक में कंजेशन क्रिएट हो जाना, एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से भी और बार बार ऐसा करने की वजह से भी आपके नाक में स्टिफनेस जनरेट हो जाती है, और वो क्या होता है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट होने लगते हैं। याद रखिए मैंने वर्ड यूज किया, डायलेट होने लगते हैं, जैसा कि बलून में दिखाया था आपको, वो फैलने लगते हैं। और अगर कोई चीज सक्रिय है तो वो कम जगह घेर रही है, और अगर वही चीज फैलने लगेगी तो वो ज्यादा जगह घेरेगी। एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो तो पहले रफ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लिया आपके घर में कोई ऐसी, वो क्या बोलते हैं, जो बच्चों की स्विमिंग पूल जैसा होता है ना, पानी जिसमें हवा भर के पहले फुला लेते हैं फिर पानी रख के बच्चे नहाते हैं, तो वो कितना चौड़ा होता है,
बहुत चौड़ा होता है, या बोर्ड जैसा जिसमें हवा भरी होती है वो भी काफ़ी चौड़ा होता है, तो उसको आप डायरेक्टली घर के अंदर लेके नहीं जा सकते। तो उसके अंदर से हवा अगर निकाल दो तो छोटा सा फोल्ड होकर के एक पैकेट में आ जाएगा। अब जिसको फुलाओगे तो वो धीरे 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 बढ़ता जाता है और जगह भी घेरते जाता है ना। ऐसे ही जब हमारे जो नाक के वेसल्स है वो डायलेट होते हैं तो ज़्यादा जगह घेरते हैं और उसके कारण से एयर के पासेज के लिए जगह कम बनती है और उसे कहते हैं नेजल कंजेशन, और इसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो नेजल डिकंजेस्टेंट है वो क्या करते हैं, उस ब्लड वेसल्स को जो कि डायलेट हो गया था उसे वापस कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं जिससे जगह मेंटेन हो सके, और इस तरीके से वो नेजल डिकंजेशन के काम करने के तरीके को अच्छे से क्लियर करते हैं और नाक जो बंद हो चुकी थी वापस से खुल जाती है। तो ये तो हो गई बेसिक थ्योरेटिकल बात। अब हम चलते हैं वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे जिसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था, यानी कि बलून का क्या रिलेशनशिप है आपके इस नेजल डिकंजेस्टेंट फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड से। चलें वापस समझने के लिए। तो चलिए फिर से आ जाते हैं हम अपने डेमोस्ट्रेशन पे, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ये होता है कंसेप्ट को क्लियर करना, ना कि सुपरफिशियली जानकारी देके फॉर्मेलिटी कर देना। देखो मेरे हाथ में ये जो बलून है ना, वो अब डिटेल से समझना। नाक के अंदर जो ब्लड वेसल है वो प्रेजेंट है। अब चूंकि ये इतना ही है, ज्यादा जगह नहीं घेर रहा है, इसलिए इसके थ्रू जो एयर का मूवमेंट है ऑक्सीजन का और जो CO2 का मूवमेंट है इनहेल और एक्सहेल वो आसानी से हो रहा है। लेकिन जब कभी भी कोई भी रीजन से हो, चाहे वो एलर्जन हो या कोई और हिस्टोलॉजी हो उसकी, जो बेसिकली सेल्स के ऊपर काम करने वाले फैक्टर्स होते हैं, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे इन्फ्लैम्ड होने लगते हैं, या बोल सकते हो कि डायलेट होने लगते हैं। डायलेट मतलब ये अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए ये जो है वो अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। ये पहला था, छोटा सा जगह देख रहे हो आप, कम जगह था, इस पे डायलेशन हुआ तो ये बढ़ने लगे, तो भाई जगह ज्यादा घेरेगा, इस तरीके से ज्यादा जगह घेर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब ये आपका पूरा पासेज को ब्लॉक कर देता है। तो ये रहा आपके नोस्ट्राइल में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स, जो अभी मैंने हवा भर के इसमें बताया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मिमिक कर रहा है इसके डायलेशन को, और जगह घेरने की वजह से ये जो मेरी हथेलियां हैं जो ऑक्सीजन या CO2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसके मूवमेंट में रेजिस्टेंस हो रहा है। जब आप नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करते हो, एंटी कंजेस्टिव ड्रग यूज करते हो, तो ये क्या करता है, ये इस ब्लड वेसल को वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है जैसा कि पहले था, और इससे इसकी जो हवा है, यहां पे आप ध्यान से देखना जरा, ये देखो ये हवा जो है निकलती जा रही है। तो ये जो आपका ब्लड वेसल का डायमीटर था वो पहले ऐसा था, जब डायलेट हुआ तो ऐसा हुआ, जब फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो फिर से अपने पहले की पोजीशन पे जा रहा है। और देखिए जगह कितना घेर रहा है, यहां पे अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो मेरे हाथों को देखो, इतना जगह मैंने घेरा हुआ है, इतना जगह घेरा हुआ है इसने। जब अगर मैं इसको डायलेट कर दूं तो देखिए ये जगह कितना बचा, वो तो जगह आया ही नहीं। इस तरीके से इसने कम जगह ली, अपने घेरे हुए जगह को कम कर दिया, और यही इसके काम करने का तरीका था। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फीडबैक दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है आपको हमारा मेडिसिन रिव्यू, जो कि ऑथेंटिक फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजिस्ट के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। थैंक यू, टेक केयर।